हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की इस प्रैक्टिस क्लास में। और ये प्रैक्टिस क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए कि इस क्लास के हर एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये क्लास आपकी डेली होती है और इस क्लास में हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ में व्याख्या के साथ। और ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे बहुत ज़्यादा। आप आरओ एआरओ पीसीएस आईएएस जो भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, बाकी छोटे एग्जाम्स के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस क्लास को बहुत केयरफुल के साथ आपको ये क्लास लेनी है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहां पे जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे और ना आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, डेली क्लास आती है, डेली पीडीएफ मिलेगा और डेली यहाँ पे 20 सवाल 20 क्वेश्चन में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि देखो ये जो क्लास है, इस क्लास को जो मोस्टली, या मैं कहूँ कि इस क्लास को जो मेन टारगेट के साथ में जो डिजाइन किया है, इसके जो क्वेश्चन लिए हैं वो पीसीएस और आरओ वाले बच्चे जो भी हैं, जो कोई भी किसी भी स्टेट का पीसीएस है और साथ में आरओ या लोअर पीसीएस एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो यकीन मानना कि तुम्हारे लिए ना ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास का हर एक सवाल उसी तरीके से लिया है, हर एक सवाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। अच्छा, जो बच्चे पहली बार हैं तो वो ना, जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड आपका अपना चैनल है, बिल्कुल सपोर्ट कीजिएगा। देखो, सफलता की ना 4 चीज़ें हैं। सफलता अगर आपको लेनी है, आपको लगता है कि नहीं यार इस एग्जाम को मुझे फोड़ना ही फोड़ना है, मतलब ये एग्जाम भैया मुझे निकालना है तो निकालना है। सबसे पहली बात तो भैया आप ना अपना टारगेट तय कर लो। आपके पास ना अपना लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पढ़ तो रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या रीज़न है भैया पढ़ने का। तो भैया तुम्हारा टारगेट सबसे पहले। दूसरी बात, उस टारगेट के लिए आपको एक गुड शिक्षा, अच्छी शिक्षा। आप पता लग रहा है कि यार आप कहीं किसी और डायरेक्शन में फंसे पड़े हैं, नहीं यार, पता चल रहा है कि एक टीचर पढ़ा रहा है, उस पर करोड़ों बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन क्या आप उसको एनालाइज भी करो, क्या वो ऐसा है कि जो हमारे एग्जाम में पीछे पूछा गया है उसमें उससे मिलता जुलता है। दूसरी चीज, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और जिंदगी का लक्ष्य तय होना चाहिए कि मुझे सिर्फ इसलिए ये काम करना है। तीसरी चीज है कड़ी मेहनत। जो लक्ष्य है उसके लिए कड़ी मेहनत, रात दिन एक करना पड़े, करो एक। साथ में जितने सपनों का गला घोटना है उतने सपनों का गला घोट दो। एक सपने के लिए, टारगेट के लिए आपको जो भी चाहिए ना, जैसा लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, तो भैया अपने टारगेट के लिए जो जितनी मेहनत करनी है उसके लिए। और धैर्य, ये नहीं है कि भैया खीर है हाथों हाथ चूल्हे पे रखी और 2 घंटे बाद मिल गई, भैया इसमें तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा। एक बार नहीं, आप 100 बार, 9 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार फेल हो गए तो आपको दिमाग में रख लेना कि भैया फेल होना भी है और इस फेलियर को फेस भी करना है। तो आपको जिंदगी का लक्ष्य तय करना है, अच्छी शिक्षा और कड़ी मेहनत और धैर्य, ये 4 चीजें आपके पास हैं और आप इन सब के इनको कंट्रोल कर लेते हो तो यकीन मानिए सिकंदर अगले आप ही हो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने 20 सवालों को। पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि भाई कह रहा है कि अंतरराज्यीय प्रवासी जो है कर्मकार अधिनियम ये किस वर्ष लागू किया गया था। अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 में, या फिर 1982 में, 1987, 1991 में। तो ये जो अधिनियम लाए थे हम, अंतरराज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, ये लेकर के आए थे भाई हम। 1979 का एक्ट था, तो ये लागू हुआ था 1979 में। चलो ये बात बिल्कुल सही है। ये कुछ इस प्रकार के, इससे संबंधित अगर बात करें तो भैया इसकी जो है यहाँ पे जो वर्कमैन एक्ट है, ये एक्ट की एक कॉपी है, आप इसे आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 1970 से, यानी कि फरवरी 1977 को इसको लेकर के डिस्कस किया गया था, है ना। चलो यहाँ पे देखो, पहली बात तो अंतरराज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम है 1977 की, 1979 में ये अधिनियम जो था लागू कर दिया कि भैया पूरा देश इसको मानेगा। दूसरी बात, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य जो था ये था कि जो अंतर राज्य हैं, दूसरे राज्य, यानी कि भाई जितने भी राज्य हैं उनमें जो प्रवासी हैं इनको रोजगार और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करना, कि भैया जो प्रवासी हैं उनको रोजगार मिले, मतलब उनको हम क्या बोलते हैं, मैं एक तरीके से कहूँ कि उनको परिपक्व बनाना। ठीक है। दूसरी चीज, ये प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होगा, प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान पर ये जो एक्ट है जो अन्य राज्यों से आए हैं, 5 या अधिक प्रवासी श्रमिकों का नियोजित करते हैं, 5 या उससे ज्यादा लोग हैं, साथ में उसने जो है यहाँ पे पिछले 12 महीने में किसी भी दिन 5 या अधिक ऐसे श्रमिकों को नियोजित किया है, किसी भी दिन।
साथ में तीसरी बात यह है कि उन ठेकेदारों पर भी ये लागू होगा जिन्होंने समान जो है यहाँ पे संख्या यानी कि एक बराबर संख्या में अंतरराज्य जो कामगार हैं या काम करने वाले हैं उनको रोजगार दिया है, उनके लिए ये एक्ट लागू होगा। ठीक है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया है? स्टार मार्क करो, क्योंकि भाई आपने पीसीएस 2024 जो 2023 का एग्जाम था 2024 में हुआ है, वो दिसंबर में, आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार के सवाल बहुत सारे थे और बच्चे ना उसमें सिर्फ फिरा गए थे। तो भाई जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान ये शुरू करा है किस स्टेट ने? उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, महाराष्ट्र ने या मध्य प्रदेश ने? तो इसको जो स्टार्ट करा है ये करा है मध्य प्रदेश के द्वारा, यहाँ पे इसको शुरू किया गया है मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान। दूसरा क्या है यहाँ पे? जन कल्याण पर्व, ये सेलिब्रेट किया है उत्तर प्रदेश ने। तो हर वर्ग के कल्याण का जो है यहाँ पे इन्होंने प्रण लिया था। दूसरी बात यह थी कि भाई इन्होंने जन कल्याण पर्व शुरू करा था और ये जो है ये 11 से 26 दिसंबर 2024 को शुरू करा और ये 11 से 26 दिसंबर 2025 में भी मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान रहेगा। और यहाँ पे जो है मोहन यादव सरकार बनी थी। ठीक है, काम लगातार कैसे असरदार, ये इनका टैग रहा था। तो भैया ये शुरू करा है आपका। दूसरी बात देखो, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने जन कल्याण पर्व जो है, जन कल्याण पर्व इन्होंने शुरू करा है। जन कल्याण अभियान बात करें इसको, जन कल्याण जो है ये 11 से 26 दिसंबर 2024 तक मनाया गया और जिसमें विकास जो है इसके बाद यानी कि जो डेवलप परियोजनाएं हैं इनका उद्घाटन करा। इनको जो है यानी कि जो स्टेट में जो है जन कल्याण से संबंधित जो डेवलप करने के लिए योजनाएं हैं उनको यहाँ पे शिलान्यास या उनको स्टार्ट करा था। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक चलने वाला है, यानी कि अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए करंट अफेयर में भी है। दूसरी बात, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि घर घर जाकर के सर्वेक्षण करना और उस सर्वेक्षण के माध्यम से जो है पात्र जो भी मतलब उसका फायदा उठा रहे लाभार्थी हैं उनको लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें उसके बारे में समझ पैदा विकसित करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति हैं उनके लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला है और ये 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। स्टार मार्क कर लो, स्टार लगा लो। जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि ये तो चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड है या फिर ये वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है या फिर ये इन्वायरमेंट जो है इससे रिलेटेड है ना, या फिर जो हमारी क्या बोलते हैं जो सतत विकास है या इन सब चीज़ों से रिलेटेड है या फिर किसी भी पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो अगर आपको ऐसे सवाल मिलते हैं तो आप इनको सबसे पहले जकड़ा करो, क्योंकि ये हमारा जो भी बोर्ड है या जो एग्जाम बनाने का पैटर्न है उसमें सबसे पहली नज़र पे होते हैं। स्टार मार्क करो। तो ट्रांसजेंडरों के लिए, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करा है और ये 18वां राज्य बना है बिहार, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान। तो ये जो बनाया है ये बनाया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के भी आपको पता है अभी उत्तराखंड ने हाल फिलहाल में जो थी भाई एक बियर पॉलिसी भी शराब बनाई थी और एक लैब बनाई थी जहाँ पे शराब बनाई जाएगी, टेस्ट करी जाएगी। वो कहाँ पर बनाई थी? वो बनाई थी इन्होंने कोटद्वार में। उत्तराखंड ने भी हाल फिलहाल में हल्द्वानी में, और मैंने भी आपको कल पढ़ाया था करंट अफेयर में, हल्द्वानी में और एक और जगह थी, मुझे बताएंगे वो कौन सी जगह थी, जहाँ पे उत्तराखंड ने रामायण और साथ साथ में जो महाभारत है उनके जैसे वहाँ पे जो किरदार रहे थे उन किरदारों के लिए पार्क बनाए थे, है ना। उत्तराखंड ने एक बम्बी बॉकेट जो अभियान था वो भी चलाया था। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं अपने ब्रेन में रखा करो थोड़ा सा और उनको कैलकुलेट किया करो। तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये करा है भाई उत्तराखंड ने शुरू करा है और ये 18वां स्टेट बना। ऐसा काम करने वाला ये 18वां सदस्य है। अच्छा, उत्तराखंड की भी बात करूं तो आप मुझे बताएंगे कि सबके लिए एक स्टेट ऐसा है जो आर्टिकल 44 की बात करी जाए, आर्टिकल 44 अप्लाई करता है, वो कौन सा है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए यहाँ पे लोग लागू करने वाला उत्तराखंड बना है और इससे पहले और भी स्टेट कर चुके थे। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर के लिए ये है कुछ जो मूवमेंट हैं या इनकी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो कंसिडर किया गया था 2014 से, और अब जो है आप आगे भी इसके एक्ट देखेंगे। इसकी व्याख्या करते हैं। देखो, उत्तराखंड ट्रांसजेंडर जो है व्यक्ति उनके अधिकारों का संरक्षण करना। भैया उनके पास, क्योंकि आपको पता है जो ट्रांसजेंडर हैं उनको बड़ी कहते हैं कि गिरी हुई निगाह से लोग देखते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, उनके भी अपने एक्ट हैं। दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं
ट्रांसजेंडर अधिनियम आया था 2019 में, और इस नियम ने जो है ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के नियम जो हैं 2020 में लागू किए गए, और इसके तहत जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करा, और उत्तराखंड बना है 18वां स्टेट, है ना। अगला सवाल नंबर 4, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था। अच्छा, अभी 18वां तो बना है उत्तराखंड, लेकिन ये आया कब था? 2012 में, 2015 में, 2019 में, 2021 में। ये जो अधिनियम आया था, अभी मैंने बताया 2019 में आया था, और इसको जो प्रॉपरली लागू कर दिया था, इसको जो लागू करा था वो 2020 में लागू कर दिया था, ठीक है। इसको 2020 में लागू कर दिया था। यहाँ देखो, पहली बात तो जो ट्रांसजेंडर के लिए जो बिल आता है ये 2019 में आता है ना, और इसको जो है प्रॉपरली 2020 में जो है लागू कर दिया जाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में लागू किया गया, और ये शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य की देखभाल, इन सभी सेवाओं तक जो है ये सभी सेवाएं इन तक पहुंचाई जाएं, इन तक पहुंचे ये सभी सेवाएं, इसके लिए ट्रांसजेंडरों के साथ भेदभाव प्रतिबंधित, इसको लेकर के ये बिल लेकर के आए थे, इनको प्रोटेक्ट के लिए, ठीक है। अगला सवाल नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना 1945 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में। कब की गई थी भाई इसकी स्थापना? चलिए बात करेंगे इसकी स्थापना कब करी गई है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में करी गई। कब करी? 1950 में इसकी स्थापना होती है। देखो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और भी फैक्ट हैं प्रीलिम्स के हिसाब में। देखो, आप देखेंगे कि जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये फैक्ट्स आए, ये वाला क्वेश्चन भी आया था, और उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ देखो, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की स्थापना 1950 में। वैसे यहाँ पे भी देखो, इसके लिए जो है अगर मैं बात करूँ तो जो आपका UNHCR है, अगर इसकी बात करें तो यूनाइटेड नेशन हाई जो कमिश्नर है फॉर रिफ्यूजीज की बात करें तो भाई इसकी स्थापना जो है, इसको फॉर्मेशन इसको कब किया गया स्थापित? 1950 में। हेड क्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, है ना। और इसकी ये किस सेक्टर में आता है? तो जो रिफ्यूजीज का सेक्टर है, या फिर मैं कहूँ कि जो डिस्प्लेस्ड सेक्टर है, उसमें ये काम करता है। देखो यहाँ पे स्थापना 1950 में करी, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और ये एक वैश्विक संगठन है जो संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों को छोड़ करके या छोड़ने को जो लोग मजबूर हैं उनके जीवन को बचाने का काम करता है, अधिकारों की उनकी रक्षा करता है, और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए ये काम करता है। 1951 की बात करें, 1951 के शरणार्थी सम्मेलन जो हुआ था इसमें, और उसके जो है 1967 के जो प्रोटोकॉल है उसके द्वारा निर्देश दिए, और उसके संरक्षण के रूप में इन्हें कार्य करा है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6, कि निम्नलिखित में से किस देश में रोहिंग्या लोगों को दशकों तक हिंसा और भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। तो लगभग मतलब बहुत एक लंबे टाइम तक कहाँ पर ऐसे लोग रहे हैं, कहाँ पर ऐसे शरणार्थी रहे हैं, रोहिंग्या शरणार्थी रहे हैं जहाँ पे उन्हें हिंसा भेदभाव का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। चलिए देखो, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो म्यांमार के शरणार्थी हैं इनको बोला गया रोहिंग्या, और रोहिंग्या जो लोग हैं ये लगभग दशकों तक हिंसा भेदभाव का उत्पीड़न इनको इसका सामना करना पड़ा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप रोहिंग्या देखोगे कुछ इस प्रकार के थे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो म्यांमार था, म्यांमार से जो भागे हुए लोग थे, मैं कहूँ म्यांमार से जो वहाँ पे उनका जीवन यापन ठीक से नहीं हुआ, और जब वो बाहर निकले या वहाँ पे जो भी और शरणार्थी थे तो वहाँ पे उनकी चीज़ें सही नहीं बन पाई। सही का मतलब क्या है? देखो, कभी कोई इंसान अपना घर हंसी खुशी अच्छे से नहीं छोड़ता है, बहुत बड़ी मजबूरियाँ रही होंगी लोगों के साथ, और कई बार बाढ़ है या मैं कहूँ कि जो प्राकृतिक आपदा का सामना करना है जहाँ पे लोग अपनों को भी खो देते हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं, जहाँ पे उनको जीवन यापन नहीं चल पाता, चलो इसको छोड़ देते हैं इस कंडीशन में, है ना। देखो, जो रोहिंग्या हैं, इन रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में दशकों तक हिंसा का सामना करना पड़ा, भेदभाव, साथ में उत्पीड़न। तो भाई एक चीज़ है कि जो लोग हमारे घर के होते हैं हम उन्हें बड़ा प्यार करते हैं, मतलब जो हमारे कंट्री के हैं उन्हें प्यार करते हैं, बट जो हमारे दूसरे बाहर देश से आते हैं तो कॉमन सी चीज़ें हैं, एक जैसा परिवेश नहीं, हम एक समान नहीं मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उसके बाद में उन लोगों को मानसिक प्रताड़ित वहाँ पे भी किया गया, और दूसरी जो प्रताड़ना है वो ये भी है कि जहाँ पे उन्होंने शरण ली है वहाँ पे भी वो है ही प्रताड़ित, है ना।
तो रोहिंग्या को आधिकारिक और ताती समूह के रूप में मान्यता नहीं दी गई और 1982 में उन्हें नागरिकता देने से इनकार भी कर दिया गया। वे दुनिया की सबसे बड़ी राज्य विहीन आबादी में से एक थे, जो मतलब ना उनके पास अपना स्टेट था, ना गवर्नमेंट, उनके पास ना अपनी कोई स्कीम थी, कुछ भी अपना नहीं था। साथ में 1990 के दशक के शुरुआत में ही रोहिंग्या लोग म्यांमार में हिंसा का लगातार मैं कहूँ कि शिकार रहे थे और इनसे जो है ये बच करके भाग रहे थे। बहुत सारे आप इंडिया में भी देखेंगे कि बांग्लादेश से जो ऊपर वाला एरिया है इंडिया में बहुत सारे, साथ में जो हमारा उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है वो भी इनसे काफ़ी प्रभावित है। अगला सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो हैं इनकी 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो खेलो इंडिया क्या बोलते हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, अगर विंटर गेम की बात करी जाए, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 ये कहाँ पर इनको कौन होस्ट करेगा? बिहार, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इनको जो होस्ट करेगा भाई ये करने वाला है जम्मू कश्मीर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम है। और अगर मैं कहूँ, अच्छा एक बात बताओ, चिल्ली कला कहाँ पे चल रही है? 40 दिन की चिल्ली कला कहाँ चलती है? चिल्ली फेस्टिवल की बात करें तो ये फेस्टिवल कहाँ होता है? चिल्ली कला या चिल्ली फेस्टिवल ये होता है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे बर्फ पड़ती है। अब शीतकालीन की बात हो रही है तो वो शीतकालीन खेल कहाँ हो सकते हैं? लद्दाख या जम्मू कश्मीर, हाँ दो ही तो सबसे ठंडे क्षेत्र है। लद्दाख को छोड़ दो क्योंकि लद्दाख बड़ा ही ड्राई एरिया है, तो कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो तो खेलो इंडिया जो विंटर गेम है 2025 के, ये कहाँ होने वाले हैं? ये होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए होंगे कब? ये 23 से 27 जनवरी 2025 तक होने वाले हैं, शीतकालीन खेल हैं। ठीक है, इनकी मेजबानी करने के लिए भाई जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम करेंगे और इसके लिए तैयार है जम्मू कश्मीर। साथ में लद्दाख आइस हॉकी और आइस स्केटिंग स्पर्धाओं के लिए बात करें तो ये बर्फ के खेलों की मेजबानी भी करने वाला है लद्दाख इसके लिए। साथ में अगर बात करें कि खेलो इंडिया विंटर गेम जो है ये एक बहुविषयक है, इसमें बहुत सारे और भी खेल शामिल होंगे, कोई एक खेल नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर की शीतकालीन खेल प्रतियोगिता होने वाली है जो शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देती है और आधिकारिक एथलीटों को यहाँ पे स्केटिंग और स्केटिंग है इसके लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुए थे? कब इनको स्टार्ट किया था? 2018 में, 20 में, 22 में, 24 में? तो जो खेलो इंडिया गेम शुरू हुए हैं, खेलो इंडिया अगर बात करें कि विंटर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो ये जो स्टार्ट हुए थे ये स्टार्ट हुए थे 2020 में। ठीक है, अब हर साल हो रहे हैं, तो एक बात 2020 में एक हुए, 21 में दूसरे, 23 में तीसरे और 24 में चौथे, और अब 5वें क्रम के हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भाई क्रम, तो आपको क्रम भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे बात, ओफो हाँ चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स, हाँ चलिए आगे बात करते हैं। तो खेलो इंडिया शीतकालीन जो है 2020 में इनको शुरू किया गया। इनका उद्घाटन 306 महिलाओं के लगा करके, यहाँ पे आप देखेंगे 306 महिलाएं थी जिनमें, और 1000 एथलीट थे टोटल। इन 1000 एथलीट में 306 महिलाएं थी, बाकी फीमेल जो थी 306, मेल खिलाड़ी थे भाई 1000। साथ साथ में बात करें एक भाई इसमें बहुत सारे यानी कि अलग अलग खेल थे, कोई एक खेल इसमें शामिल नहीं था। इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण युवा मामले और मंत्रालय है इसके द्वारा किया जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा इसका आयोजन कौन कराता है। ठीक है, सवाल नंबर 9, बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में एक सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल के निर्माण के लिए शंकर आई फाउंडेशन इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? पटना में, बेगूसराय में, मधुबनी और समस्तीपुर में। तो भाई इन्होंने जो यहाँ पे जो समझौता हुआ है, तो ये पहली बात तो देखो क्या है भाई, ये बिहार सरकार ने करा है और सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल जो है इसके निर्माण के साथ जो एक क्या बोलते हैं शंकर आई फाउंडेशन इंडिया है, शंकर आई फाउंडेशन के साथ में जो एग्रीमेंट करा है कि भैया हम इस पे काम करेंगे, वो करा है पटना ने। किसने करा है? ये करा है पटना ने। ठीक है, चलिए तो भाई यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, देखें बिहार सरकार ने पटना का जो सुपर स्पेशलिस्ट नेत्र अस्पताल है इसके निर्माण के लिए संचालन की सुविधा के लिए शंकर आई फाउंडेशन इंडिया के साथ में कोयम्बटूर के साथ एक समझौता करा है। अरे रे 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 रे, हाँ सही तो है, पटना सही तो था बिल्कुल। हाँ अगला सवाल, सवाल नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा? तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे अनुच्छेद 121, 148, 279 या फिर 290। इसके लिए सही आंसर क्या होगा? चलिए बात करेंगे हम यहाँ पे। तो जो ये कैग है, अगर इसकी बात करें हम, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो वर्तमान में कैग है ये कौन है? अगर बात करें कि वर्तमान में जो कैग है, वर्तमान में कौन है कैग सीएजी के पद पर? अच्छा चलिए बात करते हैं यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। मुझे एक बात बताओ, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये कब तक, अगर बात करें गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो ये कौन से नंबर के थे आप बताएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये कौन से नंबर के थे? ये थे आपके ये शायद 14 नंबर के थे ये आपके, ठीक है। हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू ये 14 नंबर के थे, ठीक है। अच्छा, इनका कार्यकाल कब तक होता है? अगर सीएजी की बात करें कि इनका कार्यकाल कब तक होता है, इनका कार्यकाल जो होता है ये होता है या तो 6 वर्ष हो या फिर इनकी उम्र 65 वर्ष हो। ये इनकी आयु है, जो भी पहले होगी इनका कार्यकाल होगा, ठीक है। ठीक है चलिए, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? अगर इनकी नियुक्ति की बात आए तो इनकी नियुक्ति करते हैं जी राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अच्छा चलिए भाई, यहाँ पे अगर बात करें कि तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, किस आर्टिकल के तहत आते हैं? 148, 148 में, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें, यहाँ पे अनुच्छेद 148 में महालेखा परीक्षक आ जाएगा, और ये भारत के संविधान के अंतर्गत एक यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र प्राधिकरण है, और ये भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग प्रमुख सार्वजनिक खजाने के मुख्य संरक्षक होते हैं। और ये जो संस्था है इसके माध्यम से सरकार और अन्य सार्वजनिक उपकरण, यानी कि ये जो सरकार खर्चा करती है उसका जो है जवाबदेही होता है। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 है आपका यहाँ पे कि भगवान बुद्ध के 8वें अवशेष की पुरातत्व उत्खनन उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू हुई है? ये आजमगढ़ में, महाराजगंज में, गोरखपुर में या फिर मेरठ में? अच्छा, आपका आंसर क्या होगा? देखो आंसर हो जाएगा महाराजगंज इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाराजगंज का भी कौन सा क्षेत्र है? ये हो जाएगा रामग्राम क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रामग्राम क्षेत्र हो जाएगा। और ऐतिहासिक जो महास्तूप है इनके उत्खनन की यहाँ पे अनुमति दी गई है, ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के 8वें अस्तित्व की या अस्थि अवशेष की बात करें तो यहाँ पे पहचान मिली है महाराजगंज में, ठीक है। और अब ये आप देखेंगे यहाँ पे ये पर्यटकों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा और ये पर्यटकों को बढ़ावा भी देगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो रामग्राम है यहाँ पे इसका उत्खनन किया है, और इसके बारे में भी आप देख लेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सोहागी बरवा को निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो जो ये सोहागी बरवा है इसको 1987 में, 1989 क्या बोलते हैं 1989 में या 1989, अच्छा दोनों जगह सेम है, या 1993 में। चलिए अगर बात करें इसको तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए। 1987 की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देखो तो अगर बात करी जाए तो जो सोहागी बरवा है ये जून 1987 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसी में ही जो है ये अभ्यारण्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और बिहार के साथ भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ भी सीमा साझा करता है। आपसे ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि भाई ये सीमा साझा जो करता है, एक तो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहा है, दूसरी बिहार के साथ जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसके साथ भी सीमा साझा कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कतरनिया घाट की अगर मैं बात करूँ आपसे तो जो कतरनिया घाट है ये मुझे बताएंगे। चलिए अगला सवाल हमारा है, अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 13। वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन पर जो है 27वीं IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की गई है? चलिए अगर इसकी बात करें ये बिहार में की गई है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो आप मुझे बताएंगे कि ये इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए
पहली बात अगर बात करी जाए कि जो वायरलेस मल्टीमीडिया होता है, मैं कहूँ कि वायरलेस जो मीडिया होता है वो होता क्या है, वायरलेस मीडिया। आप देखेंगे जो जैसे रेडियो लिंक है या माइक्रोवेव लिंक हो जाएगा या सैटेलाइट लिंक है या फिर ब्लूटूथ है, वाईफाई है, ये सब क्या है, वायरलेस ही तो है ये, है ना। तो पहली बात तो भाई वो कह रहा है कि इसको किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपको, इसको आयोजित किया है उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर प्रदेश का है। वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया है ये, और जो कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट किया गया है और 2024 में, और ये 27वीं जो IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है उत्तर प्रदेश में। वायरलेस मैंने बताया जैसे इंफ्रारेड होती हैं, इंफ्रारेड किस में आती है, चलिए लिख देती हूँ। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो इसमें जैसे इंफ्रारेड होती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड है। या फिर इसमें आप रेडियो लिंक की भी बात कर सकते हैं, है ना, रेडियो लिंक की बात कर सकते हैं, या फिर इसमें वाईफाई की बात कर सकते हैं, वाईफाई है, ठीक है, या फिर इसमें ब्लूटूथ की भी बात कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी हो जाएगा, है ना, इसी में आ जाएगा। साथ में जो सैटेलाइट लिंक है ना, सैटेलाइट भी तो इसी बेस पे चलता है, सैटेलाइट की, सैटेलाइट लिंक, है ना। चलिए, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, देखो वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन जो है ये 2024 में, इस पर जो है 27वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ग्रेटर नोएडा में हुई है। आपसे पूछ लेगा शहर भी, तो ये कहाँ हुई है, ग्रेटर नोएडा में। और ये शोधकर्ताओं, उद्योग जगत के नेताओं और नीति निर्माताओं को वायरलेस संचार प्रगति चर्चा करने के लिए एक मंच दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में बातचीत हुई है इसको लेकर के। अब सबसे बढ़िया सवाल ये बनेगा कि इसकी भाई थीम क्या रही थी। इसकी थीम क्या थी कि सिक्योर 6G जो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नेक्सस है, ठीक है, वो कह रहा है कि सिक्योर 6G AI नेक्सस वे टेक्नोलॉजी मीट्स, ठीक है, ह्यूमैनिटी, अर्थात सुरक्षित रहें 6G से, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नेक्सस है प्रौद्योगिकी को मानवता से मिलन, ठीक है, ये 6G की कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के प्रक्षेपित जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर के, ठीक है। चलिए अगला है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या है, चलिए देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। चलिए भाई 2016 में, 2019 में, 2019, 2023, 2019, 2019 दो बार आ गया है। हमारी जो डेटा बनाने वाली टीम है मिस्टेक ज़्यादा कर रही है, चलिए कोई बात नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे इसकी, तो पहली बात तो देखो इसकी बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 2016 में, इसको जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है इसकी स्थापना 2016 में करी गई, ठीक है। चलिए कब करी गई थी, आपसे अगर डेट पूछ ले तो 12 जुलाई को करी गई थी, 12 जुलाई 2016 में इसकी स्थापना करी जाती है। और इसकी बात करें तो ये एक संवैधानिक प्राधिकरण है, अगर आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक संवैधानिक प्राधिकरण हो जाएगा, ठीक है, संवैधानिक प्राधिकरण हो जाएगा। और दूसरी बात करें यहाँ पे, इसकी स्थापना वित्तीय और अन्य सहकारी जो है इनके द्वारा और अधिनियम 2016 के द्वारा इसको जो है यहाँ पे स्थापित किया जाता है, ठीक है। चलिए सूचना औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को करी गई, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने है। चलिए सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 क्या कहता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। 2018 में, 2020, 2022, 2023 में। चलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करी जाए तो इसके बारे में देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई इसको जो स्थापित किया गया था ये 2023 में जो है इसको अधिनियम, या मैं कहूँ कि ये एक्ट कब बना, 2023 में अधिनियम बना, ठीक है। अच्छा, जो हमारी भारतीय दंड संहिता है अगर इसकी बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता, जो आज हम CRPC की बात करते हैं, CRPC की बात करते हैं, तो ये कब बना था, ये 1973 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। और ये पहली ये है, और सेकंड की बात करें जो सेकंड आई है ना, जो दूसरी आई है, तो अगर इसकी बात करते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि ये तो थी CRP, और अब जो बात कर रही हूँ ना BNSS की बात कर रही हूँ, और BNSS की बात करें तो BNSS कब, ये आई है भाई आपकी 2023 में। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना, कभी एक साथ इनको मिक्स कर दो, ठीक है। चलिए, और ये गिरफ्तारी है, ये इसके आयोजन में जमानत है, इन सभी की प्रक्रिया प्रदान की जाती है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो इसके लिए, और यहाँ पे जो आपसे BNSS की बात होती है, तो ये BNSS जो ऐसे शख्स हैं, या मैं कहूँ कि ऐसे व्यक्ति जो विरोध करने या अवहेलना करने वाले होते हैं, उनको हिरासत में लेने के लिए जो पुलिस होती है वो BNSS
यानी कि जो प्रावधान होते हैं पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने के, जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, या जो मामूली मामले होते हैं उनको 24 घंटे के भीतर जल्द से जल्द अनुमति कर दें, उनको फायर कर दें, मतलब खत्म कर दें मामलों को, उसको लेकर के बीएनएसएस काम करती है। और जो सीआरपीएफ है, वो जो यहाँ पे सीआरपीसी है, सीआरपीसी आपने देखा होगा जितने भी एक्ट लगाए जाते हैं वो सीआरपीसी वाले होते हैं, ठीक है। चलिए, दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है बीएनएसएस 2023 में आई है, और मैंने आपको बता भी दिया है क्या चीज़ है पूरी। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी, इसका जो है गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया? और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसका गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया? अच्छा, इसको 2 बार रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं है, सवाल वही है, इसको 2 बार रिपीट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहली बात तो देखो, अगर बात करें तो सितंबर 1974 की बात करें, सितंबर 1974 में इसका गठन किया जाता है केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का, ठीक है। अच्छा, ये जो बोर्ड है ये एक वैधानिक संगठन है। अगर आपसे पूछे कैसा संगठन है, तो ये है आपका एक वैधानिक संगठन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर यहाँ पे करी जाए तो जो है, जो आपका पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके द्वारा काम करता है। तो ये किसके अधीन काम करता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये किसके अधीन आता है, तो ये अधीन आता है कि जो वन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसके द्वारा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं MOEFN जो CC है, इसके द्वारा काम करता है। अच्छा, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हमने 1974 में करी है, ठीक है। और ये जो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण है, तो ये इसमें कब, अगर वायु प्रदूषण की बात करें कि वायु प्रदूषण निवारण जो नियंत्रण है, अगर इसकी बात करी जाए तो ये जो है, ये एक्ट कब आता है? ये आता है 1981 में, जो बाद में इसमें शामिल, इसकी जिम्मेदारियों में आ गया है, ठीक है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे, आंसर हो जाएगा इसका 74, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, आप पढ़ लेंगे। अगला है, चलिए सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 क्या है? प्यास और रोहिन नदियां निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती हैं? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर उत्तर प्रदेश में? इनकी बात करी जाए तो ये शायद मैंने आपको बताई भी थी ये नदियाँ। चलिए, पहली बात अगर बात करी जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश की नदियाँ हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी? उत्तर प्रदेश की। अच्छा, उत्तराखंड की नदियाँ कई बार आपसे पूछी जाती हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सी नदी हैं? गौरी गंगा। उत्तराखंड में बहुत सारी नदियाँ हैं, जिनमें गौरी गंगा उत्तराखंड की है, ठीक है। काली भी उत्तराखंड की नदी हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ में गंगा तो यहाँ की फेमस नदी है ही, रामगंगा आपको पता है, रामगंगा के नाम से नेशनल पार्क पड़ चुका है। कोसी भी यहाँ की फेमस नदी हो जाएगी, है ना। और साथ में लाधिया नदी आपसे पूछी गई थी एक बार एग्जाम में कि लाधिया नदी कहाँ की है। गोला नदी आपसे पूछी गई थी, गोला नदी कहाँ की है। तो ये उत्तराखंड की कुछ प्रमुख, या मैं कहूँ कि कुछ फेमस नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी नदियाँ हैं, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर तक यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल इसके बारे में यहाँ पे आप कि यहाँ पे कह रहा है प्यास और रोहिन नदियाँ ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जो सोहागी बरवा है, इस सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये वही बरवा, सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ से लगती है? नेपाल के साथ लगती है। और ये और किस वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ सीमा साझा करता है जो इंटर स्टेट है? अगर इंटर स्टेट की बात करें तो ये है बिहार का, और बिहार का कौन सा है? वाल्मीकि, है ना। इसके साथ, वाल्मीकि के साथ सीमा साझा करता है। चलिए साहब, अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, या गॉर्डन चाइल्ड को, मार्टिन व्हीलर को, जॉन मार्शल को? कौन है भाई? तो अगर बात करें सर अलेक्जेंडर कनिंघम, तो भाई इनकी बात करें सर अलेक्जेंडर कनिंघम, आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये है भाई भारतीय पुरातत्व के जनक। अच्छा, दूसरी बात देखो, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये ब्रिटिश के थे रहने वाले, और ये ब्रिटिश के थे, और ब्रिटिश के साथ साथ में इन्होंने काम करा था बंगाल में, ब्रिटिश से आए थे, काम करा था बंगाल में। और 1861 का टाइम था, 1861 में भारतीय पुरातत्व, जो वो भारतीय
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना था, इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, इन्होंने 1961 में। जैसे बहुत सारे वास्तुकला हैं, शिलालेख हैं, मूर्ति हैं, सिक्के हैं, इन पर खोजें हुई उस टाइम पर। साथ साथ में जो प्राचीन इतिहास की जो पुरालेख थे, मुद्रा शास्त्र थी, कला थी, वास्तुकला थी, इनका अध्ययन करा। साथ साथ में जो सारनाथ है, संकीता है, सांची की खुदवाई करवाई थी इनकी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और बाद में ये कहाँ बन गया था, अगर भारतीय पुरातत्व और ऐतिहासिक खोज की बात करें तो ये इसकी शुरुआत जो करी थी ये विलियम्स जॉनसन ने करी थी, ठीक है। खोज विलियम जॉन्स करते हैं। और कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी बनाने का भी काम करा था इन्होंने ही 19 क्या बोलते हैं इससे पहले। चलिए, तो यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें दी गई हैं कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करी थी, है ना। और ये ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे जो कहाँ काम कर रहे थे, मैंने बताया बंगाल में, ठीक है। चलो आप इसे पढ़ भी लेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, क्या है, भारत में आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है, किसको दिया जाना चाहिए आधार कार्ड। भारत में आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है। अच्छा, अरे ये क्या करा, सवाल ही कर दिया, चलो इसको छोड़ो, बताएंगे इसका। वो कह रहा है कि भारत में 6 महीने से कम समय से रह रहा कोई भी विदेशी नागरिक, उसे आधार कार्ड दे दो। नहीं भैया, उसको तो दे नहीं सकते, खत्म करो इसका कहानी, ऐसे कैसे दे देंगे। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति जो लगातार 6 महीने से अधिक समय से भारत में रह रहा है, और दूसरी बात यह है कि उसके पास वैध पहचान पत्र या कोई भी ऐसा प्रमाण है जिससे वो भारत का नागरिक साबित हो जाता है, ठीक है। भारतीय या केवल भारतीय नागरिकों को ही आधार कार्ड दिया जाएगा, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को। आधार कार्ड किसे देना पसंद करोगे। देखो, केवल और केवल भारतीयों को तो आधार कार्ड नहीं दिया जा रहा, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लगातार 6 महीने से अधिक समय से भारत में रह रहा है और उसके पास वैध पहचान पत्र है जिस पर पता प्रमाण है। आधार कार्ड की मैं आपको बात बताऊं, आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड आपके एड्रेस को डिफाइन करता है कि आप जहाँ रह रहे हो, आपका जो एड्रेस है ना उसको, आपकी जन्मतिथि को नहीं करता, आपके बारे में और नहीं बताता, बस आपकी विशिष्ट पहचान बताता है भारत में, है ना। तो आधार जो नामांकन है, जिसको मैं कहूँ कि ये जो आधार कार्ड है, अगर इसकी बात करें तो भाई ये जो है आपका आधार कार्ड इनको दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी के साथ हम जाना चाहेंगे। ये आपका आधार कार्ड होता है, इसमें कितने नंबर होते हैं ये भी आप कई बार आपसे पूछ लेता है। तो इसमें 16 नंबर दिखाई दे रहे हैं भाई। आपका पहले नाम होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर आपका जेंडर होगा। और इसकी पिछली साइड में आप देखेंगे तो ये क्या ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा इसको जो है यहाँ पे लागू किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा 12 अंकों का पहचान होती है, ये सब चीज़ें। अगला है सवाल नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था। चलिए आपसे बात जो हो रही है ये हो रही है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये 1980 में, 1986, 1988, 1991 में ये कब आया था। अगर इसकी बात करी जाए कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पहली बात तो ये 1986 में आता है। कब आता है, 1986 में आता है। दूसरी चीज यानी कि आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरी चीज, भारत सरकार का एक कानून है और इसके मकसद पर्यावरण की रक्षा करना और इसकी सुरक्षा करना। ये एक्ट इसलिए बनाया था जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में चर्चा होती है। आर्टिकल है 253। इस 253 के तहत अगर देखें ना तो इसके बारे में, इस अधिनियम के बारे में बताया गया है 253 में। अगर इस अधिनियम की बात करेंगे तो आर्टिकल 253 में, ठीक है। अच्छा, 1986 में स्थापित हुआ था, 19 नवंबर को लागू हुआ, ठीक है, 19 नवंबर 1986 को। और अगर इसमें धाराएं पूछे तो 26 धाराएं हैं, 4 अध्याय हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपसे कई बार देखो धाराएं पूछी हैं उसने, है ना, धाराएं पूछी हैं। तो अगर धाराओं की बात आएगी तो इसमें 26 धाराएं हैं, ठीक है। और अध्याय तो इसमें 4 हैं। चैप्टर कितने हैं भाई, इसके चैप्टर हैं इसमें सिर्फ 4 चैप्टर हैं, ठीक है। चलिए, काम क्या करता है, वही है कि केंद्र सरकार को पर्यावरण जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए, पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए जो प्राधिकरण बनाने का अधिकार है वो इसको दे दिया गया, ठीक है। चलिए, इसमें आप सारी चीज़ें देख लेंगे। अच्छा, इसमें 1 लाख रुपए जो पर्यावरण, इसमें यह भी है कि जो इस अधिनियम के तहत ये भी बात करी गई है कि जो पर्यावरण के जो नियम है उनका उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का, अगर आपसे पूछे ना कि जो इसको इग्नोर करते हैं तो भैया 5 साल की तो आपको जेल हो जाएगी और 1 लाख रुपए का आप पर जुर्माना भी पड़ जाएगा, है ना। तो इसमें यह भी कायदा लिखा हुआ है, देख लेंगे। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, आप इन्हें देख लेंगे, ठीक है।
चलिए, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। और इसकी क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। बाकी जितनी भी अपडेट्स हैं ना, आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम पर। और भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कहना ना पड़े आपसे बार बार। आपका खुद का चैनल है, बिल्कुल सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।